अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्रीहेंशन पैसेजेस करेंगे। कंप्रीहेंशन बोलते हैं अंडरस्टैंड करने को। आप लोगों को इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। फिर उसके बाद उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है उसी पैसेज में से ढूंढ के। तो जब भी आप कंप्रीहेंशन सॉल्व करेंगे तो आपने कुछ बातों को अपने जहन में रखना है कि आप लोग जो है सबसे पहले उसको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करेंगे। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपने रीड करना है, उसकी ट्रांसलेशन सही तरीके से करनी है कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। उसके बाद फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपसे जिस टेंस में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों ने उसी टेंस में उसका जो है वो आंसर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट पैसेज सॉल्व करते हैं। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन एक भेड़िए को बहुत सख्त भूख लगी। ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो भूख की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। आखिरकार उसे एक रेवड़ नज़र आया, बकरियों का रेवड़ नज़र आया। फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप की फार्म में जब काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स का फ्लॉक होता है, झुंड जिसे बोलते हैं। इसी तरह से जब काफ़ी सारे जो हैं वो शीप्स इकट्ठी होती हैं तो उनको हम उर्दू में रेवड़ बोलते हैं। उससे बकरियों का रेवड़ नज़र आया। ग्रेजिंग इन अ पास्चर, जो चरागाह में घास चर रहे थे। ही वॉन्टेड टू ईट वन बट दे वर बींग गार्डेड बाय अ हाउंड। वो ने उनमें से किसी एक को खाना चाहता था लेकिन उनकी रखवाली एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। हाउंड बोलते हैं शिकारी कुत्ते को। द शेपर्ड सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। शेपर्ड बोलते हैं जो ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उसका काम करते हैं, उसको शेपर्ड बोला जाता है। उसका जो बेटा था वो जो फ्लॉक था, वो जो पूरा ग्रुप था भेड़ों का, उसका बहुत अच्छी तरह से निगरानी कर रहा था। विजिलेंटली का मतलब होता है बहुत एक्टिवली। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। अब भेड़िए को अपना आप जो है वो बेबसी महसूस हुई। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। आखिरकार उसके जहन में एक आइडिया आया, उसने एक तजवीज़ सोची। ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप। उसने अपने आप को भेड़ के ही जो है वो खाल में स्किन में छुपा लिया। एंड सेफली वेंट इन द फ्लॉक, और बहुत आसानी से जो है वो उस झुंड का में शामिल हो गया। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गाइज। अब जो शिकारी कुत्ता था वो वुल्फ को अपने जब उसने हुलिया बदला हुआ था, डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना, उसमें उसको पहचान ना सका। ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट। उसने जो है वो एक शीप को किल कर दिया और पकड़ा भी ना गया। इन दिस वे ही एट अप मैनी शीप्स एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। इस तरह से वो जो है वो बहुत सारी शीप्स को खा गया और उनका नंबर जो था वो उनकी तादाद दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई। द शेपर्ड वॉज वेरी ग्रेटली वरीड बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। शेपर्ड बोलते हैं गडरिए को, चरवाहे को जो देखभाल कर रहा होता है भेड़ बकरियों की। वो बहुत परेशान हुआ और लेकिन वो चोर को ना तलाश कर सका। अब इसके नीचे से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए हम कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, व्हाई डिड द वुल्फ वांडर अबाउट। भेड़िया किसकी तलाश में घूम रहा था। द वुल्फ वांडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। अब आप देखिए फर्स्ट आप में क्वेश्चन में जो है वो डिड यूज़ हुआ है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आपसे पूछा हुआ है। आपने आंसर में भी उसको जो है वो सेकंड फॉर्म में वर्ब यूज़ किया है और इस तरह से आपने उसका आंसर दिया कि द वुल्फ वांडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। भेड़िया खुराक की तलाश में घूम रहा था। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे खाने के लिए कुछ मिला। नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, नहीं उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, भेड़िया अपने आप को बेबस क्यों महसूस कर रहा था या भेड़िया बेबस क्यों था। द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय अ हाउंड। भेड़िया इसलिए बेबस था क्योंकि उस झुंड की जो रखवाली है, उस रेवड़ की रखवाली जो है वो एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। वाई वॉज द शेपर्ड वरीड, गटरिया या चरवाहा क्यों परेशान था। द शेपर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। चरवाहा इसलिए परेशान था क्योंकि भेड़ बकरियों का जो नंबर था, जो तादाद थी, वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई थी। हाउ डिड ही गेट इन टू द फ्लॉक, वो झुंड में कैसे शामिल हुआ, जो झुंड का हिस्सा कैसे बना है। पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप एंड वेंट इन टू द फ्लॉक अनचेक्ड। उसने अपने ऊपर एक जो है वो भेड़ की खाल पहन ली और इस तरह से बगैर किसी को पता चले वो झुंड का हिस्सा बन गया। डी आप इधर खुद से लगाएंगे, अनचेक्ड है ये वर्ड। डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसने चोर को तलाश कर लिया। नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं उसने चोर को तलाश ना किया या ना कर सका। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2।
ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक बहुत ही गर्म दिन में एक लूमड़ बहुत ज़्यादा प्यासा था। ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर। वो पानी की तलाश में घूमता रहा, बट कुड नॉट फाइंड वाटर। लेकिन वो पानी को ना तलाश कर सका। एट लास्ट ही रीच्ड अ वेल। आखिरकार वो एक कुएँ के पास पहुँचा। ही पीप्ड इनटू इट। उसने उसके अंदर झांका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही स्लिप्ड। उसका पाँव फिसला एंड फेल इनटू द वेल। और कुएँ में जा गिरा। अ गॉड हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट। इत्फाक से एक बकरी का गुज़र वहाँ से हुआ और उसने उसके अंदर झांका। वट आर यू डूइंग हेयर अंकल? अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? द कनिंग फॉक्स रिप्लाई। चालाक लूमड़ ने जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम एन्जॉइंग अ स्विम डाउन हेयर। मैं नीचे स्विमिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, कम डाउन एन्जॉय योर सेल्फ टू। ये बहुत जो है वो मज़े का काम है, आप नीचे आओ और आप भी इंजॉय करो। द गॉड वॉज आल्सो थर्स्टी, शी जम्प्ड इनटू द वेल। बकरी भी बहुत ज़्यादा प्यासी थी, तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। अब आप लोग इसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू द थर्स्टी फॉक्स। यहाँ पे आपके पास डी है एंड में, ठीक है, एन ई और डी है, इधर मिस्टेक है, आप खुद से डी ऐड करेंगे। प्यासी लूमड़ के साथ क्या हुआ? द थर्स्टी फॉक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। प्यासा लूमड़ जो था वो फिसल गया और कुएं में जा गिरा। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। और उस वक्त किसका गुजर कुएं के पास से हुआ? अ गॉड पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। एक बकरी का गुजर कुएं के पास से हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द गॉड डू। बकरी ने क्या किया? द गॉड लुक्ड इनटू द वेल। बकरी ने कुएं के अंदर झांका। व्हाट डिड द गॉड से टू द फॉक्स। बकरी ने लूमड़ को क्या कहा? द गॉड सेड टू द फॉक्स। बकरी ने लूमड़ से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल? अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई। लूमड़ ने इसके जवाब में क्या कहा? द फॉक्स सेड इन रिप्लाई, आई एम एन्जॉइंग स्विम एज इट इज़ वेरी प्लेजेंट डाउन हेयर। मैं यहाँ पर तैर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप भी नीचे आ जाएं। वाई डिड द गॉड जंप इनटू द वेल। बकरी ने कुएं में छलांग क्यों लगाई? द गॉड जंप इनटू द वेल एज शी वॉज टेकन इन बाय द कनिंग फॉक्स। बकरी ने लोमड़ी की चालाकी में आकर कुएं में छलांग लगाई। नेक्स्ट पैसेज देखिए, अबाउट 60 ईयर्स अगो द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन वॉज नॉट टेकन अप सीरियसली। तकरीबन 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के बारे में सवाल को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जाता था। अ सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर। बच्चा अपने बाप के पेशे को आमतौर पर अडॉप्ट करता था। नाउ अ डेज वन कैन टेक अप अ ट्रेड वन लाइक्स। लेकिन आजकल के दौर में कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेशा अख्तियार कर सकता है। द स्टूडेंट्स हु मेक द राइट चॉइस ऑफ द प्रोफेशन आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वो तालिब इल्म जो हमेशा पेशे का सही इंतखाब करते हैं हमेशा कामयाब होते हैं। फॉर द राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन देयर शुड बी सम डेफिनेट एम। पेशे के सही इंतखाब के लिए आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम सफ़र अ लॉट इन द एंड। ऐसे तालिब इल्म जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता वो हमेशा नुकसान उठाते हैं एंड हैव डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट। और उनको मुलाजमत हासिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन चूजिंग अ प्रोफेशन द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पेशे के इंतखाब के लिए उस्ताद और उसके वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज प्यूपिल्स। उस्ताद अपने बच्चों पर अपने शागिर्दों पर नज़र रखता है। ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स। वो उनकी आदत का मुताला करता है। सो ही कैन पुट हिज प्यूपल्स ऑन द राइट पाथ ऑफ द लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी में अपने बच्चों को या अपने शागिर्दों को बेहतर जो है वो राह दिखा सकें। अब आप लोग आ जाए इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो। 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के बारे में जो हालात थे वो किस तरह से थे। इसका आप आंसर लिखेंगे, 60 ईयर्स अगो द कंडीशंस अबाउट चूजिंग अ प्रोफेशन वर नॉट सो गुड। तकरीबन 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के बारे में जो सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड पीपल डू नॉट टेक दम सीरियसली। और लोग उसे ज़्यादा संजीदा नहीं लेते थे। तो यूजुअली फॉलोड द ट्रेड ऑफ देयर फादर्स। वो आमतौर पे अपने बाप के पेशे का ही इंतखाब करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल डिड नॉट चूज़ द प्रोफेशन सीरियसली। लोग पेशे का इंतखाब इतना संजीदा होकर क्यों नहीं करते थे। द एल्डर्स डिड नॉट प्रोवाइड देम फ्रीडम। उनके बड़े उनको आज़ादी नहीं देते थे टू सेलेक्ट द प्रोफेशन दे लाइक, कि वो उस पेशे का इंतखाब करें जिसको वो पसंद करते हैं। बिकॉज दे हैड नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। क्योंकि उनके पास किसी किस्म की भी कोई आज़ादी नहीं थी अपने पसंद का पेशा अख्तियार करने की। दे फॉलोड द ट्रेड ऑफ देयर फादर्स। वो हमेशा अपने बाप के ही पेशे का इंतखाब करते थे। थर्ड देखिए, कैन अ स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स चूज़ देयर प्रोफेशन फ्रीली। क्या आजकल का तालिब इल्म अपना जो पेशा है वो आज़ादी से इसका इंतखाब कर सकता है। येस, द स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम कैन चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली।
हाँ, आजकल के तालिब इल्म मौजूदा दौर में अपने पेशे का इंतखाब आज़ादी से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ राइट चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन? पेशे का सही इंतखाब करने का क्या फ़ायदा हासिल होता है? द राइट सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन हेल्प्स देम एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पेशे का सही इंतखाब मुलाजमत के वक्त उनको मदद देता है। हाउ कैन अ स्टूडेंट चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली? एक तालिब इल्म अपना पेशा किस तरह सही तरह से उसका इंतखाब कर सकता है? स्टूडेंट कैन चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। एक तालिब इल्म अपने पेशे का सही इंतखाब अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की रहनुमाई में ही कर सकता है। व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट हु इज़ रीडिंग विदाउट अ डेफिनेट एम? उन तालिब इल्म को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता या जो बेमकसद तालीम हासिल कर रहे होते हैं? अ स्टूडेंट हु इज़ रीडिंग विदाउट एम विल हैव टू फेस अ ग्रेट डील ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ऐसे तालिब इल्म जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अपने मुलाजमत के वक्त मुलाजमत का सही इंतखाब करते हुए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प हिज प्यूपल्स इन मेकिंग द चॉइस ऑफ प्रोफेशन? एक उस्ताद अपने शागिर्द को किस तरह से मदद कर सकता है कि वो पेशे का सही इंतखाब करे? बाय एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द competencies एंड पोटेंशियल्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर कैन हेल्प हिज प्यूपल इन मेकिंग चॉइस ऑफ प्रोफेशन। एक्यूरेट का मतलब है मुनासिब, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उसको पॉइंट आउट करना, उसकी निशानदेही करना। कम्पिटेंसीज़ का मतलब है कि जो कंपटीशन आजकल जारी है डिफरेंट सब्जेक्ट के दौरान, उसके मुताबिक, और पोटेंशियल्स यानी अब हर स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है और उसकी जो कम्पिटेंसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो एक बच्चा अगर किसी एक प्रोफेशन में ज़्यादा लायक है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे अगर ज़बरदस्ती फोर्सफुली दूसरा कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करवाना चाहें तो वो उसको उतनी ठीक तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस्ताद का काम क्या है कि वो अपने बच्चे की एबिलिटीज़ को देखे, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को देखे कि कौन सा बच्चा किस प्रोफेशन में ज़्यादा जो है काबिल है और उसको जो है वो उस तरफ गाइड करे कि आप ये वाला प्रोफेशन अडॉप्ट करें। नेक्स्ट देखें, इन मेकिंग चॉइस ऑफ प्रोफेशन फॉर दिस अ टीचर कीप्स एन आई एंड केयरफुली स्टडीज़ द हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस काम के लिए उस्ताद बच्चे पर नज़र रखता है और बहुत मुहतात होकर उसका जो है वो सारी उसकी तालीमी सरगर्मियों पर नज़र रखता है, उसको देखता है, उसकी जो आदत हैं उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करता है कि आपने कौन सा पेशा अख्तियार करना है। नेक्स्ट पैसेज देखिए, मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। चलिए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट पैसेज करते हैं। मेकिंग पोट्री ऑन पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। पोट्री बोलते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने को। पोटर्स व्हील वो डिवाइस होती है, वो कह लें कि मशीन है जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसको चाक बोला जाता है उर्दू में, और इसके नीचे जो है एक व्हील टाइप लगा हुआ होता है जिसको वो नीचे पाँव से रोटेट कर रहे होते हैं, और ऊपर जो है वो आप पोट्री जो है जो भी चीज़ बना रहे हैं मिट्टी की वो बन रही होती है। इस प्रोसेस को थ्रोइंग बोला जाता है। द थ्रोअर इज़ अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन। अब जो ये थ्रोइंग का प्रोसेस करने वाला शख्स होता है उसे थ्रोवर बोलते हैं। इसे उर्दू में कुम्हार बोला जाता है। वो बहुत ही माहिर आदमी होता है। बट देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, मोल्डिंग। लेकिन मिट्टी से बर्तन बनाने का, उसको मुख्तलिफ शक्लें देने का एक और तरीका भी होता है जिसे हम मोल्डिंग बोलते हैं। अ प्लास्टर मोल्ड इज़ मेड एंड क्ले इज़ बेस्ट इनटू इट। प्लास्टर बोलते हैं ऐसी चीज़ को जिसके अंदर सीमेंट और मिट्टी जो है वो क्ले को मिक्स किया हुआ होता है और उससे मुख्तलिफ मोल्ड्स एंड डिफरेंट शेप्स वगैरह बनाई जाती हैं चीज़ों की। दिस इज़ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे। ये ज़्यादा मतलब फ़ास्ट है, जल्दी हो जाता है और मुश्किल भी काम है। एंड मस्ट बी यूज़ टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स। और इससे आमतौर पर कौन सी चीज़ बनाई जाती हैं, जैसे हैंडल्स वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ के, वो बनाए जाते हैं। बट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल पोट्री इज़ थ्रोन। लेकिन जो थ्रोन के ज़रिए से, थ्रोइंग के ज़रिए से जो पोट्री बनाई जाती है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। व्हेन अ पीस ऑफ पोट्री इज़ टेकन ऑफ द व्हील। जब भी कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हैं, कोई बर्तन है, उसको व्हील से जब आप उठाते हैं, इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई। उसको फिर साइड पर रख देते हैं ताकि वो खुश्क हो जाए। आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट। उसके बाद उसके ऊपर एक डिज़ाइन जो है, एक नमूना, कोई नक्शो निगार बनाए जाते हैं विथ स्पेशल कलर्स। और ख़ास किस्म के रंग उसमें यूज़ होते हैं। डैट विल स्टैंड द ग्रेट हीट। कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं? जो ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर जाएँ, क्योंकि उसको बाद में हीटअप करना होता है उन बर्तनों को, एक भट्टे में जलाना होता है या तंदूर के अंदर उसको जलाते हैं, तो इसलिए ऐसे कलर्स यूज़ करते हैं ताकि जो ज़्यादा हीट को जो है वो विथस्टैंड कर जाएँ। इज़ देन रेडी टू बी फायर्ड। उसके बाद यानी जब आप लोग पेंट कर लेते हैं, पहले आपने मिट्टी के बर्तन को बनाया, उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए रख दिया, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है और उसके बाद फिर वो फायर के लिए जो है वो तैयार हो जाती है, उनको हीटअप किया जाता है। दिस इज़ डन इन इज़ अ लार्ज ओवन और किल्न। ये इसकी जगह इन है इधर, ठीक है, इसकी आप करेक्शन करें। ओवन कह लें आप तंदूर को, किल्न बोलें भट्टे को। अब इन जो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, इनको भट्टे में जो है वो गर्म किया जाता है। द पीसेज ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन द अर्थनवेयर रब्स कॉल्ड द सैगर्स सो डैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पोट्री।
अब जब आग लगाई जाती है उससे पहले एक मशीन के ऊपर उसको रखते हैं, इसको सैगर बोलते हैं। सैगर समझ लें एक सीमेंट की जो है वो एक 4 दीवारी सी बनाई हुई होती है, ठीक है। और वो मतलब उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं ताकि जब उसको हीटअप करें तो आग जो है वो डायरेक्ट टच ना करें, ठीक है। तो अब आप लोग स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आंसर्स देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थ्रोइंग। थ्रोइंग क्या है? मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। मिट्टी के बर्तन जब आप चाक पे बनाते हैं तो इस प्रोसेस को थ्रोइंग बोलते हैं। व्हाट इज़ अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स। और चीज़ों को मुख्तलिफ शक्लों में चेंज करने का और कौन सा तरीकाकार है? अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले इज़ मोल्डिंग। इसमें आप इसका एडिशन करेंगे क्ले के बाद, और क्ले के स्पेलिंग भी आप लोग ठीक करें, CLAY क्ले, ठीक है। चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ शेप में, मिट्टी से जो है वो मुख्तलिफ शेप्स में लेकर आने का एक और तरीका कौन सा है? मोल्डिंग है। व्हाट मेथड इज़ क्विकर। कौन सा मेथड ज़्यादा जो है वो फास्ट है? मोल्डिंग इज़ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट मेथड फॉर मेकिंग थिंग्स। मोल्डिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट है और कम मुश्किल है, ठीक है, और इससे जो है वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। व्हाट डज़ द पोटर मेक डिज़ाइन ऑन द पीस ऑफ द पोट्री। अब जो पोट्री बनाई जाती है उसके ऊपर पोटर्स किस तरह के नक्शो निगार करते हैं। द पोटर पेंट डिज़ाइंस ऑन द पीस ऑफ पोट्री विद स्पेशल कलर। वो उसके ऊपर जो है वो ख़ास किस्म के रंगों के ज़रिए से जो है नक्शो निगार बनाते हैं, नमूने बनाते हैं। हाउ इज़ पोट्री बेक्ड इन फायर। पोट्री जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको किस तरह से जो है वो आग में बेक किया जाता है। द पीसेज ऑफ पोट्री आर बेक्ड इन अ लार्ज ओवन और किल प्लेस्ड इन सैगर सो डैट फ्लेम्स डू नॉट डिस्ट्रॉय दैम। जब भी आपने किसी भी पोट्री को जो है वो बेक करना है तो उसके लिए आपने उसको बेक करने के लिए तो हमने ऑन या किल यूज़ करना होता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक जो है वो सीमेंट की 4 दीवारी की तरह की एक चीज़ बनी हुई होती है, जिसे हम सैकर बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं ताकि जो आग है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करे बर्तनों के साथ। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कंप्रीहेंशन पैसेजेस थे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इन सारे पैसेजेस में से कोई सा एक पैसेज, बल्कि आप लोग जो ज़्यादा इजी है अभी आप लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा है पोट्री वाला, इसको लिखेंगे पूरे कंप्लीट पैसेज को और इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने याद करने, उनको अपने लिखना नहीं है क्योंकि सारे के सारे आपके नोट्स में जो है वो गिवन है। सिर्फ एक आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोगों को मेथड आ जाए कि किस तरह से पेपर में कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा और किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के काम मैं आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जो कंप्रीहेंशन पैसेज है वो लिखें। अल्लाह हाफिज़।